नमस्कार दोस्तों। बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम फिर से नारायण धारप जी की एक बेहतरीन कहानी का पहला भाग सुनने जा रहे हैं। बाकी कहानी के बारे में हम कहानी के अंत में बात करेंगे। समर्थ गांव के बाहर बहुत कम बार जाया करते थे। एक तो यहाँ उनके पीछे हमेशा कुछ न कुछ काम लगा रहता था, और दूसरा उनके अपने शब्दों में कहे तो अप्पा, एक हद के बाद ये भौगोलिक दूरी कोई मायने नहीं रखती। मुझे जो करना है मैं यहां से भी कर सकता हूं। जब मैं समर्थ के पास पहुंचा तो राहुल शेठ की बड़ी सी गाड़ी पोर्च के नीचे खड़ी थी, लेकिन मेरी उम्मीद के मुताबिक राहुल सेठ समर्थ से मिलने नहीं आए थे, बल्कि समर्थ ने ही गाड़ी मंगवाई थी और वो मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, उन्होंने मुझे कहा, अप्पा, हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, क्या तुम आ पाओगे? बात को विस्तार से पूछने में मैंने वक्त नहीं गवाया और हम साथ निकल पड़े। वो बड़ी सी गाड़ी तेज रफ्तार से हवा को चीरते हुए रास्ता काट रही थी। हम दोनों पीछे बैठे थे और बीच का कांच का पार्टीशन ऊपर किया हुआ था। समर्थ ने जेब से एक चिट्ठी निकाली, लेकिन उसे हाथ में ही रखते हुए बोले, अप्पा, हम 90 मील दूर एक मंतरहाट नाम के गांव जा रहे हैं। वहां शिवाजीराव देशमुख नाम के एक बड़े जमींदार है, उन्हीं से मिलने हम जा रहे हैं। मगर वो खुद भी तो यहां आ सकते थे ना। फिलहाल उनकी हालत ठीक नहीं है, वो हिल डुल नहीं सकते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। और फिर भी मैं नहीं गया होता, और तुम्हें तो पता है मैं इतनी जल्दबाजी भी नहीं करता। लेकिन आज उनकी चिट्ठी में एक चमड़े का हाथ का जिक्र था। बस तभी समझ गया कि फौरन जाना होगा। चमड़े का हाथ? मैंने हैरानी से पूछा। तुम्हें सब बताता हूं अप्पा। समर्थ ने चिट्ठी वापस जेब में रखी और बताने लगे। करीब 2 महीने पहले देशमुख साहब ने मुझे चिट्ठी भेजना शुरू किया। उनकी दी हुई जानकारी से मुझे इतना तो पता चला कि उन्होंने जबरदस्त दौलत कमाई है और अभी 70 पार की है, और इस उम्र में वो गांव में ही स्थायी हो गए हैं और वहीं से अपनी सारी जायदाद के कामकाज देखते हैं। पिछले साल उन्हें लकवे का हल्का दौरा पड़ा। इलाज पर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन तबीयत पहले जैसे नहीं हो पाई। दोनों पैरों की ताकत चली गई और चलना फिरना बंद हो गया। उन्होंने अपने लिए मोटर वाली व्हीलचेयर बनवाई, मगर फिर भी वो कमरे में ही कैद रहते हैं। ये बुढ़ापा, ये तकलीफ भी वो सह लेते, लेकिन उनका इकलौता बेटा जीवाजीराव उर्फ बाला साहेब, उसने उन्हें बहुत निराश किया। बाला साहब की उम्र अब 35 साल के करीब है और पिता की इच्छा थी कि वो कारोबार को अच्छे से समझे, पैसों पर नजर रखे। मगर अमीरी में पले बाला साहब को ये रास नहीं आया। न उन्हें कारोबार की समझ थी और न उन्हें वो पसंद था। जब तक देशमुख कारोबार संभाल सकते थे, उनका बेटा उनकी सारी बात मान लेता था, लेकिन अब हालत उलट गए हैं। देशमुख लाचार है और कारोबार की बागडोर बेटे के हाथ में है। अब बाला साहब सिर्फ शराब और औरतों के चक्कर में पड़े रहते तो शायद देशमुख उन्हें अनदेखा भी कर देते, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी जवानी में यही सब किया था। लेकिन चिट्ठियों से लगा कि बाला साहब किसी और ही चक्कर में फंसे हैं, कुछ अजीब सा, जिसके बारे में देशमुख को भी नहीं पता। रात के वक्त वो घर में नहीं होते और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जाते हैं। उनके कुछ पुराने दोस्त भी हैं, पर उन्हें भी नहीं पता कि बाला साहब रात रात भर कहाँ गायब रहते हैं। वो भी उनकी इस नई आदत से बेखबर है। लेकिन देशमुख ने इस चिट्ठी में एक बात का जिक्र किया है कि कुछ लोगों ने बाला साहब को गांव के पीछे पहाड़ की तरफ जाते देखा था और उनके साथ 3-4 अनजान लोग भी थे। वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। सच कहो तो अब गांव वाले भी उस जगह पर जाने से डरते हैं, और इस बात का भी देशमुख ने चिट्ठी में जिक्र किया है। लेकिन चिट्ठी लिखने की असली वजह वो नहीं थी। उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही है, बस यही कारण है। महीने भर पहले यही चिंता डर में बदल गई। बाला साहब का बर्ताव अचानक बदल गया। अब वो घर से बाहर निकलना बंद कर चुके हैं। घर में भी डर डर के रहते हैं, जरा सी भी आवाज पर चौंक उठते हैं, और साफ लग रहा था कि उन्हें किसी चीज का डर सताने लगा है। देशमुख ने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, मगर हर बार उन्हें टालने वाले और अधूरे जवाब मिले, और इसी कारण से मुझे उनकी पहली चिट्ठी मिली थी। मैंने उन्हें सलाह दी थी कि वो खुद या फिर बाला साहब मुझे आकर मिले, और फिर एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि बाला साहब ने गुस्से में मेरे पास आने से मना कर दिया है। देशमुख खुद आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने ही मुझे उनके घर आने का न्योता दिया। अब मुझे भी पता नहीं था कि वहां क्या चल रहा है, बस थोड़ा अंदाजा था, और इसलिए मैंने कुछ छोटे मोटे उपाय बताए थे। और फिर मुझे आज ही उनकी दूसरी चिट्ठी मिली, जो शायद
2 दिन पहले ही लिखी गई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि घर का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। बाला साहब कमरे से बाहर नहीं निकलते और नौकर चाकर डरे हुए हैं। वाड़े के आसपास, खेतों में, बाग में रात के अंधेरे में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन सबको लगता है कि उनके वाड़े के आसपास कुछ मंडराता है। देशमुख अपनी हालत के कारण कमरे से बाहर निकल नहीं पाते, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने भी कुछ अजीब सा महसूस किया। उन्हें कुछ साफ दिखा तो नहीं, मगर उन्हें यकीन हो गया कि वाड़े में कोई अनचाही चीज घुस आई है। हुआ ऐसा था कि एक रात आधी नींद में उनकी आंख खुल गई और फिर वो सो नहीं पाए। दूसरी ओर उन्हें अपने बेटे की चिंता भी सता रही थी और उस कारण से उन्हें नींद आना थोड़ा मुश्किल हो गया था। अब मैंने वाड़े को देखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ चिट्ठियों में बताया है उससे मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया कि वो वाड़ा कैसा होगा। मतलब उनका कमरा नीचे है, आमने सामने 2 कतारों में कमरे हैं, बीच में पक्का आंगन, एक और आखिरी कमरा उनका है और उसी कतार में 3 कमरे छोड़कर बाला साहब का कमरा है। अब रात में वाड़े का बड़ा दरवाजा 9 बजे ही बंद हो जाता है और नौकर चाकर इधर उधर जागते रहते हैं। मतलब चोरी का कोई डर नहीं। उस रात गर्मी थी तो देशमुख ने कमरे का दरवाजा आधा खुला रखा था। वो जाग ही रहे थे और उनकी नजर बाहर बरामदे की तरफ थी। अब ऐसा नहीं था कि वो कुछ देखना चाहते थे या फिर देख रहे थे, बस उनकी नजर उसी तरफ थी। और अचानक उन्होंने देखा कि कुछ उनकी नजर के सामने से सरक सा गया। देखने से पहले ही वो चीज आगे फिसल चुकी थी। उन्हें लगा शायद कोई जानवर होगा, क्योंकि वो चीज चारों पंजों पर पेट जमीन से सटाकर रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वाड़े के बाहर शिकारी कुत्ते घूम रहे थे और उन्होंने किसी चीज को अंदर आने दिया होगा, ये सोचना बेकार था। आखिर ये क्या हो सकता है, इसी ख्याल में देशमुख साहब वैसे ही पड़े रहे। और उसी सन्नाटे में उन्हें एक हल्की सी हलचल की अस्पष्ट सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नुकीले सख्त पंजे फर्श पर धीरे धीरे सरक रहे हो। उन्होंने मन ही मन में हिसाब लगाया। आगे के 3 कमरे खाली है, उसके बाद वाले कमरे में बाला साहब है। न जाने क्यों, लेकिन उन्हें ऐसा लगने लगा कि रात में सरकती हुई ये ठिगनी सी आकृति का कुछ न कुछ ताल्लुक बाला साहब से ही है। वो बाला साहब जो बंद कमरे में बैठे बैठे डरे सहमे रहते हैं। देशमुख का हाथ तब घंटी की तरफ गया, लेकिन उन्होंने बटन नहीं दबाया। शायद वो इंतजार कर रहे थे कि घर में किसी और ने भी उस अजीब सी आकृति को देखा होगा। खैर, उनका हाथ अभी भी घंटी पर ही था और फिर वही हलचल की अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। इस बार दूसरी तरफ से, जैसे कोई फर्श पर रेंगता हुआ आ रहा हो। इस बार उन्होंने पलक भी नहीं झपकाई और अपनी नजरें बाहर वाले कॉरिडोर पर जमा कर रख दी। और तभी कुछ उनकी आंखों के सामने से गुजरा, लेकिन फिर भी उनके मन में एक उलझन थी, क्योंकि जो आकार उन्होंने आधा अधूरा देखा वो किसी इंसान का लग रहा था, जो हाथ पांव के बल रेंग रहा हो। कम से कम हाथ पांव जैसा ही कुछ लग रहा था। लेकिन गड़बड़ ये थी कि जहां चेहरा होना चाहिए था वहां चेहरा नहीं था, कुछ और था, लेकिन चेहरा नहीं। और वो देखकर देशमुख के शरीर पर पसीना छूट गया। 5-6 मिनट में ये सारा वाकया हुआ भी और खत्म भी हो गया, लेकिन उसका असर उनके मन पर काफी देर तक रहा। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। नौकर चाकर तो पहले से ही डरे हुए थे, तो ऐसे वातावरण में उन्हें और डराना अच्छा नहीं था। सुबह उन्होंने अपनी व्हीलचेयर बरामदे में घुमाई, लेकिन रात के उस अजीब वाकये का कोई निशान नहीं मिला। आखिरी कोशिश के तौर पर उन्होंने बाला साहब से मिलने का सोचा और उनकी कुर्सी बाला साहब के दरवाजे तक ले जाकर लकड़ी से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा थोड़ी देर में कराहते हुए खुला। बाला साहब का उतरा हुआ चेहरा और लाल लाल आंखें देखकर देशमुख को यकीन हो गया कि रात को उन्हें नींद नहीं आई होगी। और तब उन्होंने सोचा सीधे सवाल करना ही ठीक होगा, चाहे बाला साहब गुस्से में निकल ही क्यों न जाए। और उन्होंने वैसा ही किया। रात को तुम्हारे पास कोई आया था क्या? इस सवाल का असर वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। बाला साहब झल्ला कर बोले, मेरे पास कोई क्यों आएगा? देशमुख ने तब शांत स्वर में कहा, कल रात बरामदे में कोई था और तुम्हारे कमरे के आसपास घूम रहा था। और यह सुनते ही बाला साहब के तेवर कम हो गए। शरीर एकदम ढीला पड़ गया, जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है। चेहरा पीला और मटमेला पड़ गया, हाथ पांव कांपने लगे
और साफ दिख रहा था कि डर से उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। वो धीरे से बुदबुदाए, किसने देखा? किसी को कुछ दिखा क्या? तब देशमुख ने कहा, हाँ मैंने देखा। कल रात बरामदे से कोई रेंगता हुआ गुजरा था। बाला साहब ने तब माथे पर हाथ मार लिया और हे भगवान कहते हुए वो धम से नीचे गिर पड़े। दोपहर को देशमुख ने फिर उनसे मिलकर असली बात जानने की कोशिश की, लेकिन तब तक शायद उनका हौसला लौट आया था या फिर शराब का असर था। बाला साहब ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया और सुबह की बात को टाल दिया। अब देशमुख लाचार थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका बेटा किसी न किसी खौफ में है और वो उसे बताने से डर रहा है। उस रात उन्होंने व्हीलचेयर दरवाजे के पास लगा दी। बेटे पर नजर रखना मुश्किल काम था। भले ही उनका बेटा उन्हें बताने से डर रहा था, फिर भी उन्हें यही लग रहा था कि उसकी हिफाजत करना पिता का फर्ज है। अब इन सब में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्हें खुद को भी कोई खतरा हो सकता है, और अगर सोचा भी होता तो भी करते वही जो किया था। रात के करीब 11 बज रहे थे। वो दरवाजे के पास ही थे और उन्हें कुछ बेचैनी थी, क्योंकि कल रात बरामदे से रेंगता हुआ जो आकार उन्होंने देखा था वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बाला साहब के बारे में सुनी कुछ बातें उनकी दिमाग में घूम रही थी। पहाड़ के पीछे उस शापित इलाके में रात देर रात जाना और गांव में कभी न दिखाई देने वाले उन अनजान अजनबी लोगों से मिलना, और आज सुबह उनकी हुई वो हालत। देशमुख बेचैन थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उन्हें उम्मीद थी। 11-12 बजे के बीच उन्हें 2-3 बार झपकी आई, लेकिन 12 बजे के बाद वो पूरी तरह से जाग रहे थे। बाड़े में सब सो चुके थे, सब गहरी नींद में थे। सब तरफ गहरा सन्नाटा था। बस बीच बीच में बाहर गश्त लगाते कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। बाकी सब कुछ शांत था। फिर करीब 1:30 बजे उन्हें एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। अब उन्होंने जितना भी रोकना चाहा, लेकिन दिल की धड़कन तेज होती गई। मगर बूढ़ा देशमुख हिम्मत वाला था। उसने कुर्सी थोड़ी आगे बढ़ाई। अब पूरे का पूरा कॉरिडोर उन्हें साफ नजर आ रहा था, और फिर जो उन्होंने देखा उससे तो जैसे उनका खून ही जम गया। दाईं तरफ जहां इमारत खत्म होकर कंपाउंड की दीवार शुरू होती थी, वहां उस दीवार से कोई चीज अंदर उतर रही थी। अधूरी रोशनी में वो क्या था ये साफ नहीं दिखा, लेकिन वो नीचे उतरते ही बरामदे में दाखिल हो गया, और फिर से वही पंजा फर्श पर घसीटने की आवाज आई। और तब उन्होंने देखा कि बरामदे को पार करते हुए कुछ उनकी तरफ आ रहा था। पहली नजर में लगा कि वो कोई इंसान है जो टेढ़े मेढ़े अंदाज में हाथ पांव के बल चल रहा है, लेकिन जब वो उनके पास से गुजरा तो उनकी गलतफहमी दूर हुई। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उनके सामने था एक विशालकाय इंसानी हाथ जैसा पंजा, जो किसी जानवर की तरह 4 उंगलियों पर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, और बाकी की एक उंगली किसी अंधे जानवर की तरह इधर उधर घूमकर जैसे आगे का रास्ता सूंघ रही थी। वो घिनौना आकार उनके सामने से गुजरकर मुड़ गया। देशमुख ने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख दिया, और देशमुख को समझ आ गया था कि कॉरिडोर में जो अजीब सा आकार था वो उनके बेटे बाला साहब के कमरे की तरफ जा रहा है। मतलब खतरा बेटे को था। अब ये सब भूलकर देशमुख ने व्हीलचेयर कॉरिडोर की तरफ घुमा दी। अब जो वो देख रहे थे वो अगर कोई दूसरा देख लेता तो उसके होश उड़ जाते, शायद वहीं पर बेहोश हो जाता। वो रेंगता हुआ चमड़े का पंजा बाला साहब के कमरे के दरवाजे पर रुका हुआ था, और उसकी एक अजस्त्र उंगली दरार से कुंडी और कब्ज के पास से अंदर झांक रही थी। उसे कोई चेहरा नहीं था। अगर उसके पास चेहरा और मुंह होता तो वो किसी खूंखार जानवर की तरह दिखाई देता। अंदर बाला साहब जाग रहे थे या नहीं ये नहीं पता, और अगर जाग भी रहे थे तो बाहर जो कुछ हो रहा था उसके बारे में उन्हें कोई खबर थी या नहीं ये देशमुख को पता नहीं था। मन ही मन में वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ भी हो, लेकिन दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर बाला साहब दरवाजा न खोल दे। अगर बाला साहब ने दरवाजा खोल दिया तो क्या होगा ये सोचने की हिम्मत भी देशमुख में नहीं थी। कम से कम उस रात तो बाला साहब के कमरे का दरवाजा बंद ही रहा। पंजा दरवाजे के पास काफी देर तक खुरचता रहा, और फिर एक अजीब से गुस्से में वो वहां से लौट गया। देशमुख बरामदे से ये सब देख रहे थे, और तब वो उस डरावनी चीज के रास्ते से हटकर थोड़ा दूर हो गए, और उन्होंने गौर से देखा। पंजा जैसे कलाई से कटा हुआ था, किनारे खुरचे हुए, उंगलियां सूखी और पतली,
जोड़ बड़े बड़े, रंग गहरा भूरा और ऊपर उभरी हुई नसें थी। वो जब पास से गुजरा तो देशमुख की नाक में एक सड़ी सी बदबू भर गई और फिर वो बरामदा खाली हो गया। कमरे में लौटते वक्त उनकी हालत अजीब थी। जिंदगी भर गांव देहात में रहे होने के नाते उन्हें ये बात मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी जिन्हें शहर के लोग अफवाह या नामुमकिन समझते हैं। पंजा असली था या नकली, इस पर दिमाग लगाने में उन्होंने वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि बेटे को खतरा है और वो खतरा दूर करना होगा। उस वक्त उन्हें इतना ही समझ आ रहा था और इसके लिए उन्होंने मुझे खत लिखकर पूरी बात बताई और इसी वजह से हम आज वहां जा रहे हैं। लेकिन अप्पा, ये परसों रात की बात है और उसके बाद कल की रात बीत चुकी है। कल रात क्या हुआ होगा हमें पता नहीं। बस उम्मीद करते हैं कि जब तक हम वहां पहुंचे कुछ भी बुरा हुआ न हो। आखिरी 3-4 मील का रास्ता बहुत ही खराब और कीचड़ वाला था, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। हाँ, इससे एक बात जरूर हुई कि मुझे आसपास का इलाका देखने का मौका मिला। दोनों तरफ खेत, सड़क के किनारे आम के पेड़, एक और दूर दूर तक फैली नीली पहाड़ियों की कतार। शायद यही वो पहाड़ियां होंगी जिनका जिक्र देशमुख के खत में था। गांव छोटा था, 8-10 घर होंगे, लेकिन देशमुख का वो बड़ा सा हवेली सा वाड़ा काफी आगे था। उनके बाग के चारों तरफ ऊंची लोहे की जाली थी। अंदर का इंतजाम आधुनिक और बढ़िया था। एक तरफ हवेली की दीवार, बीच में बड़ा गेट जो खुला था और हमारी गाड़ी सीधी अंदर चली गई। अंदर का आंगन काफी बड़ा था। एक और नौकरों के कमरे और गोदाम, दूसरी ओर ईंट की कंपाउंड की वॉल और उसके आगे 2 मंजिला यू शेप की इमारत। हमारी गाड़ी वहीं सामने रुक गई। 2-3 आदमी पास आ गए। उन्हीं में से एक हमें देशमुख के कमरे में ले गया। नीचे वाली मंजिल पर बाएं हाथ का पहला कमरा वही देशमुख का था। अंदर घुसते ही पता चल गया कि यह एक बीमार आदमी का कमरा है। बिस्तर के पास सफेद ट्रॉली जिस पर अलग अलग रंग की दवाओं और टॉनिक की बोतलें रखी थी। देशमुख तब व्हीलचेयर में बैठे थे। सफेद बाल, घनी मूछें, चौड़ा और तेज चेहरा। उम्र ज्यादा थी फिर भी नजर पैनी और रौबदार थी। हमें देखते ही वो मुस्कुराए। आओ आओ समर्थ, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे 2 कुर्सियां लाओ और चाय भी भेजो। 5-6 मिनट थोड़ी औपचारिक बातें हुई, फिर समर्थ सीधे मुद्दे पर आ गए। तुम्हारा खत कल मिला देशमुख। अब बस एक बात बताओ कि कल रात फिर से कुछ हुआ था क्या? देशमुख का चेहरा थोड़ा उतर गया। हाँ, लगभग वही वाकया फिर हुआ। बाला साहब कहाँ है? अपने कमरे में। यहां आएंगे? वो कमरा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मुझे ही जाना पड़ेगा। समर्थ, जरा संभल कर जाना। देशमुख बीच में ही बोल पड़े। उन्हें जैसे कुछ भ्रम हो गया है, बहुत डरे हुए हैं। डर के मारे क्या कर बैठे कुछ भरोसा नहीं। ठीक है, मैं देखता हूं। कमरा कौन सा है उनका? 4 कमरे छोड़कर आगे वाला। ठीक है, और आप फिक्र मत करो। हम बरामदे से आगे बढ़े। देशमुख के खत में लिखा वो मंजर याद आ गया। इसी बरामदे से रात के अंधेरे में वो जानवर जैसा पंजा लड़खड़ाता हुआ गुजरा था, किसी शिकार के पीछे। एक पल के लिए मेरा पूरा बदन सिहर गया। समर्थ ने दरवाजे पर उंगलियों से दस्तक दी। अंदर से डर से भरी और दबी हुई आवाज आई। जो भी हो, चले जाओ यहां से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। बाला साहेब, दरवाजा खोलो, मैं समर्थ हूं। समर्थ? कौन समर्थ? मैं अशोक समर्थ, आपसे मिलने आया हूं। अशोक समर्थ, मुझसे मिलकर क्या होगा? मैं आपकी मदद करने आया हूं बाला साहेब। मदद? मैं अब मदद के पार जा चुका हूं। समर्थ, अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ऐसा आपको लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दरवाजा खोलो। समर्थ की आवाज अब गंभीर और आदेश भरी हो चुकी थी। कुछ देर सब कुछ शांत रहा और फिर से अंदर से आवाज आई। तुम्हारे साथ और कौन है समर्थ? अप्पा जोशी और मैं, बस 2 लोग हैं। पक्का? तुम्हारे पीछे कुछ और तो नहीं है ना? अभी दिन के उजाले में? बिल्कुल नहीं। तुम नहीं जानते, तुम
कुछ भी नहीं जानते। अंदर से आने वाली आवाज में सुबकने की झलक थी। बाला साहेब, समर्थ अचानक बोले, तुमने जितना देखा है उससे कहीं ज्यादा मुझे मालूम है। अब दरवाजा खोलो, मुझे यहां ऐसे बाहर खड़ा मत रखो। और फिर अंदर से कुछ आवाजें आई। पहले ताले का खुलना, फिर कुंडी, फिर बोल्ट हटने की आवाज, और आखिर में जैसे कोई भारी चीज दरवाजे से हटाई गई हो। इतनी कड़ी बंदिशें देखकर मुझे भी हैरानी हुई। आखिरकार दरवाजा खुला और एक आवाज आई, अंदर आओ जल्दी, मुझे दरवाजा फिर से बंद करना है। ठीक है, बंद करो, समर्थ ने शांत आवाज में कहा। हमारे पीछे दरवाजा बंद हुआ। अंदर पहले तो मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखा, क्योंकि सभी खिड़कियां बंद थी और उन पर मोटे पर्दे खींचे थे। कमरा अंधेरे से भरा था और कई दिनों से शायद ऐसा ही बंद था, क्योंकि उस कमरे की हवा में बासीपन जैसी बदबू थी। पीछे से बोल्ट लगने की आवाज आई और फिर मैंने पहली बार बाला साहब को देखा। जिंदगी में मैंने डर से इतना पिचका हुआ चेहरा कभी नहीं देखा था। किसी जमाने में वो भारी भरकम शरीर रहा होगा, लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे हड्डियों में से सारा पानी निकल गया हो। उनका पूरा बदन कांप रहा था। गंदे होते शर्ट की बाहों से वो बार बार चेहरे का पसीना पोंछ रहे थे। डर से विकृत वो चेहरा देखने लायक नहीं था। दरवाजे और खिड़कियां बंद करके उन्होंने अपने कमरे को जैसे एक अंधेरी कोठरी में बदल दिया था। उस छोटे से कैद खाने में अपने डर की सजा भुगतते हुए उन्होंने कितने दिन निकाले और कैसे निकाले, ये सिर्फ उन्हें ही मालूम था। एकदम से मुझे उन पर तरस आ गया। हम खिड़कियां जरा खोल दे। नहीं नहीं नहीं, बाला साहब लगभग चीख पड़े। लेकिन क्यों? यहां तो हमारा दम घुट रहा है। नहीं, वो मुझे देख लेगा। अच्छा, समर थोड़ा सोचते हुए बोले, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों खिड़कियों के पास बैठ जाते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बाला साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन जब समर्थ ने पर्दे हटाकर खिड़कियां खोल दी तो उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की। कमरे में शाम की सुनहरी धूप फैल गई। ठंडी हवा अंदर आने लगी और वहां की घुटन कुछ हद तक कम हो गई। और जैसे ही खिड़कियां खुली, मैंने पहली बार बाला साहब को देखा। वो डरे हुए एक अंधेरे कोने में सिकुड़कर बैठे हुए थे। उनका चेहरा भी साफ देखा, झुर्रियों से भरा, पीला पड़ा हुआ। आंखें टिकती ही नहीं थी, बार बार इधर उधर भाग रही थी। हाथ भी बेवजह हिल रहे थे। होठ कभी कभी हिलते जैसे वो खुद से कुछ बड़बड़ा रहे हो। वो एक थके हारे, टूटे हुए इंसान की तस्वीर थी, जिसके दिल दिमाग को डर ने पूरी तरह कुचल दिया था, जो इंसान से ज्यादा अब किसी सहमे जानवर की तरह लग रहा था। बाला साहब, कम से कम जब तक मैं यहां हूं, डरने की कोई वजह नहीं है, ये मान सकते हैं ना? समर्थ ने कहा। नहीं नहीं, मतलब हाँ हाँ, वो थोड़ा अटकते हुए बोले। समर्थ ने एक कुर्सी खींची और मुझे भी बैठने का इशारा किया, और फिर उन्होंने अगला सवाल किया। आखिर आपको किस बात का इतना डर है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। इस तरह छुपाने से कोई फायदा नहीं है बाला साहब, जो भी है बताइए। कहने लायक कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। उसका नाम क्या है बाला साहब? समर्थ ने बिना लहजा बदले पूछा। उसका किसका? नहीं, किसका नाम? बाला साहब लगभग चीख उठे। जिससे आप इतने डरते हैं वही, और कौन? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। बाला साहब, मुझसे छुपाने का कोई मतलब नहीं। जिससे आपको असली खतरा है उसे आपके बारे में सब मालूम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 3 रातों से वो आपका पीछा कर रहा है, ये तो आप जानते हैं ना? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बाला साहब वही बातें बार बार दोहरा रहे थे। और आगे सुनिए। समर्थ का लहजा अब सख्त हो गया था। उसका वो राक्षसी पंजा आपके कमरे तक पहुंच चुका है। पिछले 3 दिन से वो आपके कमरे के दरवाजे तक आ रहा है। अब तक वो अंदर नहीं घुस पाया, लेकिन उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, है ना? ये सुनते ही बाला साहब एकदम से चुप हो गए, और फिर जैसे उनके अंदर का बांध टूट गया। हल्की सी हिचकी जैसी आवाज उनके गले से निकली। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं।
सब 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 उस गोस्वामी ने किया है। मेरे पीछे क्यों, मेरे पीछे क्यों? गोस्वामी? ये गोस्वामी कौन है? समर्थ ने तुरंत वो नाम पकड़ लिया, लेकिन बाला साहेब ने होठ बंद कर लिए, जैसे वो अब जिंदगी भर कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो कोने में दुबक कर बैठे रहे। उनकी डरी हुई आंखें अब कमरे में इधर उधर घूमती रही, जैसे किसी फंसे जानवर की होती है। मुझे लग रहा था कि ये तनाव वो ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएंगे, और फिर बिना किसी चेतावनी के वो एकदम से फट पड़े। बाला साहेब बिस्तर से उछल पड़े और जोर जोर से चीखने लगे, बाहर जाओ, बाहर जाओ, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, बाहर जाओ। चीखते चीखते वो सारी खिड़कियां एक एक कर बंद करने लगे। समर्थ ने निराश होकर सिर हिलाया और मुझे भी उठने का इशारा किया। हम बाहर निकले और हमारे पीछे उनका दरवाजा जोर से बंद हुआ। फिर से कुंडी और बोल्ट और ताले की आवाज सुनाई दी। बाला साहब ने खुद को फिर उसी अंधेरी कैद में बंद कर लिया। मदद का हाथ उन्होंने ठुकरा दिया था। उनके दिल में जो जानलेवा डर था वो उनकी समझ पर भारी पड़ गया था, और उसका नतीजा क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। देशमुख हमारा इंतजार कर रहे थे। हम जब अंदर गए तो उन्होंने बस एक नजर समर्थ पर डाली और वो सब समझ गए। उनकी आंखों से जैसे हिम्मत उतर गई। क्या हुआ? उनका सवाल बस औपचारिक था। समर्थ कुर्सी पर बैठते हुए बोले, वो अब बात करने की हालत में नहीं है। अगर एक दो दिन और मिल जाए तो शायद कुछ कर सकूं, लेकिन इतना वक्त मिलेगा या नहीं थोड़ी शंका है, क्योंकि अब मामला आखिरी हद तक पहुंच चुका है। इस बात का देशमुख ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में बस सन्नाटा था। घड़ी में 8 बज रहे थे। आप अपना कमरा देख लीजिए, तब तक खाने का वक्त हो ही जाएगा। देशमुख ने इतना कहा और हम उनके पास से उठकर बाहर चले गए। हमारे लिए सामने की कतार में एक कमरा दिया गया। सामान निकालते और कपड़े बदलते वक्त समर्थ गहरी सोच में थे। फिर अचानक वो थोड़े गुस्से में बोले, देखा, इंसान कितना आत्मघाती हो सकता है। ये बाला साहेब उसकी मिसाल है। डर से जान हलक में आ गई है, लेकिन उससे निकलने के लिए जरा भी कोशिश नहीं कर रहे। समर्थ, आपने कहा था कि वक्त नहीं मिलेगा। क्या आपको सच में लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है? क्यों नहीं हो सकता, और इसमें अजीब क्या है? समर्थ की आवाज में अब भी गुस्सा था। कोई तो उनके विनाश की तैयारी कर रहा है, यह साफ है, और यह उन्हें भी पता है। लेकिन जब तक वो खुद सामने नहीं आते, हम उनकी मदद कैसे करें? एक बार फिर से वो चमड़े का पंजा मेरे जहन में उभर आया और मेरा शरीर सिहर गया। समर्थ, देशमुख ने उस पंजे के बारे में कुछ लिखा था ना? हाँ, और वही तो सबसे बुरी बात है। लेकिन अभी उस पर बात नहीं करेंगे। रात होने दो, आज हम खुद सामने से उसे देखेंगे। लेकिन अगर बाला साहब ने हम पर भरोसा किया होता तो शायद अच्छा होता, उन्होंने थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा। और फिर हम अपना सामान रखकर तैयार हो गए। खाने के लिए आमतौर पर कमरे से बाहर न निकलने वाले देशमुख आज सिर्फ हमारे लिए बाहर आए थे। खाना खाते वक्त उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। खाना खत्म होते होते समर्थ ने फिर कहा, देशमुख, हम इस वक्त किसी भी बात पर चर्चा न करें, यही बेहतर होगा। आज की रात निकल जाए, फिर कल देखेंगे। तभी वो बूढ़ा बोला, क्या आपको लगता है कि आज कुछ बुरा होने वाला है समर्थ? समर्थ ने उनकी नजरों में देखते हुए कहा, मैं इस बात को नकार नहीं सकता। उनकी आवाज में जो बेबसी थी, इससे मैं अनजान था। अब तक उन्होंने अपनी तटस्थ, सिर्फ देखने वाले की भूमिका नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अब तक घटनाओं में दखल देने या उन्हें सही मोड़ पर ले जाने की कोई कोशिश भी नहीं की थी, और उनके स्वभाव में यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। खाना खाकर देशमुख को अलविदा कहकर हम वापस कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो हमारी गाड़ी का ड्राइवर अंदर आया और आकर दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। क्या रे, तेरी सारी व्यवस्था ठीक से की गई है ना? हाँ साहब, उसने बालों की तरफ हाथ ले जाते हुए कहा। और मैंने जो तुम्हें दूसरा काम करने को कहा था, उसका क्या हुआ? साहब, मैं उनकी बातें सुन रहा था। कभी कभी खुद भी बात छेड़ने की कोशिश की, लेकिन सब डरे हुए हैं। कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं। किसी ने किसी नाम का जिक्र किया? नहीं साहब। ठीक है, देखना,
गोस्वामी नाम का कोई आदमी हवेली या गांव में आया था क्या? और कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा, इस बात का भी ध्यान रखना। जी साहब। ड्राइवर वापस चला गया और तब तक करीब 10 बज चुके थे। अप्पा, अगर तुझे 1-1.5 घंटा सोना है तो सो जा। मैं तुझे करीब 12 बजे जगा दूंगा। आधी रात के बाद कहाँ जाना है ये पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 12 बजे जब समर्थ हवेली से बाहर निकले तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैं सोच रहा था कि वो बाला साहब के कमरे के बाहर ही रुकेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहां रुकने से क्या फायदा अप्पा? जहां से यह सब शुरू होता है वहीं हमें मौजूद रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि गांव के पीछे के पहाड़ों में ही इसका जवाब है। हमारा वहां जाना ही ठीक होगा। लेकिन उनके लहजे में हमेशा की तरह विश्वास नहीं था। आमतौर पर उनके पास पूरी जानकारी होती थी और उनकी थ्योरी ठोस होती थी, लेकिन अब उनके पास बस कुछ कड़ियां थी। बाकी वो अंदाजे से जोड़ रहे थे और तर्क हमेशा जानकारी पर टिका होता है, और यहां पर जानकारी ही पूरी नहीं थी। हम वाड़े से बाहर निकले। हवेली के दरवाजे पर बड़े बड़े कुत्ते पहरा दे रहे थे। उन्होंने हमें सूंघकर पहचान लिया था और इसलिए उन्होंने अब हमारी तरफ देखा भी नहीं। हवेली का चक्कर काटते हुए हम बाला साहब के कमरे के बाहर के हिस्से में पहुंचे। बंद खिड़कियों को देखकर समर थोड़ी देर सोचते रहे और फिर नामे सर हिलाते हुए कहा, अप्पा सच कहूं तो मेरी जगह उस कमरे में होनी चाहिए, क्योंकि खतरा वहां है। लेकिन इस जिद्दी आदमी के सामने क्या ही करे। आखिरकार निराश होकर उन्होंने हवेली से मुंह मोड़ लिया और वो आगे चलने लगे। दूर दूर तक रात का अंधेरा फैला हुआ था। पहाड़ियों की परछाई बस धुंधली से दिख रही थी। वहीं कहीं से ये खौफनाक चीज पैदा होती थी और अंधेरे में अपना शिकार तलाशते हुए यहां तक आती थी। समर्थ ने अपनी योजना मुझसे नहीं बताई। हम धीरे धीरे पहाड़ियों की तरफ चलने लगे। 15-20 कदम चले ही थे कि समर्थ ने कुछ बोलना चाहा, मगर उनके शब्द जैसे उनके होठों पर ही जम से गए, क्योंकि उसी वक्त पीछे से एक भयानक चीख गूंज उठी। वो चीख, वो आवाज डर और दर्द की मरोड़ से उठी। वो दर्दनाक चीख उस काली अंधेरी रात में गूंज रही थी। बाला साहब! समर्थ अगले ही पल चीखे और हवेली की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे मैं भी दौड़ पड़ा, लेकिन समर्थ मुझसे काफी आगे निकल चुके थे। हवेली में घुसकर जब हम बाला साहब के कमरे तक पहुंचे तो मैं जोर जोर से हाँफ रहा था और उसी पल अंदर से फिर से चीख सुनाई दी। डरे सहमे से नौकर दरवाजे पर जमा हो गए थे। अप्पा इधर आ, दरवाजे को कंधा मार, समर्थ ने आदेश दिया। मैं और कुछ नौकर आगे बढ़े। वो दरवाजा पुराना और मजबूत था और अंदर शायद कुछ अटकाया भी गया था। 3-4 बार धक्का मारने के बाद जोर से कच जैसी आवाज हुई और दरवाजा अंदर गिर पड़ा। अप्पा तो अकेला अंदर चल, बाकी कोई नहीं आएगा, समर्थ ने सख्त लहजे में कहा। मैं उनके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। अगले कुछ पल अफरा तफरी के थे। अंदर पैर रखते ही मेरा पैर किसी चीज में उलझा और मैं लड़खड़ा गया। संभलते हुए मुझे समर्थ की टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमती हुई नजर आई और फिर जो मैंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे आज भी कभी कभी शक होता है कि क्या वो वाकई में था। पहले तो लगा कि चारपाई पर कोई झुककर खड़ा है, मगर उसकी बनावट इंसानी नहीं थी। फिर सोचा शायद कोई जानवर है, लेकिन वो भी नहीं था। वो था एक पंजा, बहुत बड़ा राक्षसी पंजा। 2 उंगलियां नीचे टिकाई हुई थी, बीच का हिस्सा उठा हुआ और बाकी 3 उंगलियां चारपाई पर किसी चीज के साथ हिल रही थी। यह दृश्य बस एक पल का था और फिर से अंधेरा छा गया। अप्पा दीवार के पास जाओ, समर्थ बोले, लेकिन कमरे में जो भी था उसे अब हमारी मौजूदगी का एहसास हो चुका था। चारपाई के पास से धप की आवाज सुनाई दी और वो चीज जमीन पर उतर आई। कुछ देर तक कमरे में अंधे की तरह भटकती रही और फिर उसे बाहर का रास्ता मिल गया। दरवाजे की चौखट पर उसकी परछाई एक पल के लिए दिखी। 4 उंगलियां जमीन पर और 1 उंगली आगे पीछे टटोलती हुई। नौकर चाकर चीखते हुए भाग खड़े हुए और सामने की चौखट खाली हो गई। बाला साहब मर चुके थे। उनके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। मुझे लगा कि डर के मारे उनकी मौत हो गई है। और होता भी क्या, अगर आधी रात को कोई राक्षसी अमानवीय चीज सीने पर बैठी हो तो आदमी का यही हाल होगा। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया। तब हम सब देशमुख के कमरे में बैठे हुए थे
देशमुख के चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें थी। कुछ घंटों में ही वो बहुत बदल गए थे। देशमुख, समर्थ ने कुछ कहना चाहा, मगर देशमुख ने उन्हें आगे बोलने ही नहीं दिया। हमारी तरफ बिना देखे उन्होंने कहा, समर्थ, आप खुद पर कोई इल्ज़ाम मत लीजिए। शाम को आपने बाला साहब को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अगर किसी को अपना भला समझ नहीं आता तो कोई क्या ही कर सकता है। फिर भी उनका बचाव करना मेरा फर्ज था। यह आप सोचते हैं, लेकिन क्या आपको सच में लगता है उसमें खुद को बचाने की कोई इच्छा थी? देशमुख ने अनजाने में एक सच बात कही थी और मुझे भी यही लगा। कई बार इंसान खुद अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करता। इसके पीछे सिर्फ अज्ञान या जिद नहीं होती, बल्कि शायद तकदीर का कोई ऐसा कानून या नियम काम करता होगा। डॉक्टर क्या कहेंगे? हार्ट फेल, समर्थ ने सीधे जवाब दिया। मौत का बाहरी कारण तो यही है, पर दिल की धड़कन ऐसे अचानक क्यों रुक गई, इसका कारण अलग है। समर्थ, आपने वो देखा? देशमुख ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ। समर्थ का लहजा सख्त हो गया। और यह कैसे हुआ होगा इसका अंदाजा भी है, बस कुछ नाम जानने बाकी है। तो दोस्तों, आज हम जिस कहानी को सुन रहे थे वो नारायण धारप जी की एक बेहतरीन कहानी मंतरहाट इस कहानी का पहला भाग था। और कहानी काफ़ी लंबी होने के कारण मैं अपने गले की खराबी की वजह से इसे पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, और इसलिए आखिरकार मैंने इसे 2 भाग में सुनाने का फैसला किया। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर आऊंगा। बाकी आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग के अगले एपिसोड में। आप सभी को धन्यवाद और शुभ रात्रि।